इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं। यह करंट अफेयर्स आपके 72वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ जो है बीपीएससी एईटीओ की जो परीक्षा है या बीपीएससी के द्वारा जो ऑडिटर की परीक्षा ली जानी है, उन सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और भी बिहार स्पेशल जो भी एग्जाम हो जहाँ पर बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स रहने की पॉसिबिलिटी होती है, तो उसके लिए जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम करंट अफेयर्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू को सॉल्व कर लेंगे। पहला करंट अफेयर्स है राज्य खेल 2026। तो राज्य खेल आयोजन होने जा रहा है जो कि 27 सितंबर 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक पटना में होगा और इसका आयोजन बिहार ओलंपिक संघ के द्वारा जो है किया जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बिहार में जो है राज्य खेल का आयोजन किया जाएगा, वो भी पटना में किया जाएगा। बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि राज्य खेल बिहार का सबसे बड़ा खेल आयोजन है और यह आयोजन राज्य के खेल इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय सिद्ध होगा। बिहार ओलंपिक संघ इतिहास में पहली बार राज्य खेल का आयोजन होगा। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार जो है यहाँ राज्य खेल का आयोजन किया जा रहा है। तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ किया जा रहा है और किस स्टेट में किया जा रहा है, यहाँ तक पूछा जा सकता है। और इसमें 24 खेल को शामिल किया गया है। जो राज्य खेल होगा इसमें कुल कितने खेल शामिल हैं? 24 खेल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 5500 खिलाड़ी, 500 ऑफिशियल्स और इतने जो है वॉलंटियर हिस्सा लेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है कि कितने खेल को शामिल किया गया है, तो 24 खेल को शामिल किया गया है। और इन खेलों का आयोजन जो होगा वो उसमें जो मुख्य रूप से कौन कौन खेल शामिल हैं, तो एथलेटिक्स है, तीरंदाजी है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, लॉन बॉल्स, मुक्केबाजी, साइकिलिंग, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, ये सब जो खेल है जो यहाँ पर खेल दिए हुए हैं, ये सारे खेल यहाँ पे जो है इसमें शामिल किया गया है। और क्या इसमें है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि 2027 के फरवरी मार्च में मेघालय में नेशनल गेम्स का आयोजन होना है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य खेल का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि जस्टिस मीनाक्षी राय पटना हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस बनी। ये भी वीवीआई है, काफ़ी न्यूज़ में रहा था कि ये अभी जो है पटना हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस कौन बनी है, तो ये मीनाक्षी राय बनी है। 5 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिक्किम हाई कोर्ट की वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना हाई कोर्ट का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो ये जो है 48वीं है चीफ जस्टिस हैं और ये इससे पहले सिक्किम हाई कोर्ट की वरिष्ठतम न्यायाधीश ये रह चुकी हैं। इनको चीफ जस्टिस बनाया गया है 5 जून 2026 को। जस्टिस संगम कुमार साहू पटना हाई कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 4 जून 2026 को सेवानिवृत्त हुए। और इससे पहले कौन रहे हैं मुख्य न्यायाधीश? तो जस्टिस संगम कुमार साहू जो है इससे पहले रहे थे। इनके सेवानिवृत्ति के बाद जो है बनी है मीनाक्षी मदन राय। जस्टिस मीनाक्षी मदन राय दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ये इन्होंने प्रैक्टिस किया है। बोध गया में म्यांमार के राष्ट्रपति का आगमन। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग पदभार ग्रहण करने के बाद जो है अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के क्रम में 30 मई 2026 को अपने 5 दिवसीय भारत दौरे की शुरुआत बिहार के गयादी यानी बोध गया से की। बिहार के राज्यपाल जो हैं जनरल सैयद अता हसनैन ने उनका स्वागत किया। तो ये बिहार के राज्यपाल कौन है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सैयद अता हसनैन हैं। इन्होंने जो है म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग का जो है स्वागत किया। एक तरह से इनकी धार्मिक यात्रा थी। महाबोधि मंदिर में प्रार्थना के बाद इन्होंने जो है बौद्ध विरासत और संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। तो हमारे लिए पेटी फैक्ट्स है कि म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है, जो कि अभी बिहार की यात्रा पर आए हैं, वो भी 5 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं। और कहाँ आए हैं, तो ये बिहार के गयाजी भूतिया में आए हैं। बिहार पांडुलिपियों के संरक्षण में अव्वल। पांडुलिपियों को संरक्षित करने को लेकर केंद्र सरकार की पहल को देश भर में चल रहे पांडुलिपि सर्वे में बिहार नंबर 1 स्थान पर है। और देश भर में हुए 5500 सर्वे में बिहार ने अकेले 1000 सर्वे कार्य पूरा कर यह स्थान जो है हासिल किया है।
तो बिहार पांडुलिपियों के संरक्षण में अव्वल स्थान पर है। सर्वे का कार्य 2026 में 16 मार्च से शुरू हुआ था और ये 15 जून को पूरा होगा और देश में अब तक जो है 85 लाख, जबकि बिहार में 8 लाख से अधिक पांडुलिपियों की पहचान की गई है। पांडुलिपियों की पहचान में बिहार जो है देश में 5वें स्थान पर है। बिहार से आगे अन्य राज्य कौन है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। तो वो बिहार भले पांडुलिपियों के संरक्षण में अव्वल है, बट वो प्रथम स्थान पर नहीं है बल्कि 5वें स्थान पर। इससे पहले जो है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। बिहार में जो भी संरक्षित की गई है पांडुलिपियां, तो उसमें से संरक्षित की गई कुछ चिन्हित दुर्लभ पांडुलिपियों का नाम यहाँ दिया गया है कि महाबोधि मंदिर में वर्ष 1956 में दलाई लामा की ओर से लाई गई 101 पांडुलिपियां, नवादा, कटिहार और सारण जिले में प्राप्त गुरु ग्रंथ साहिब की अत्यंत प्राचीन हस्तलिखित प्रति, नवादा के राधा रमन मंदिर में दुर्लभ पांडुलिपि, बिहार शरीफ से प्राप्त अमीर खुसरो की पांडुलिपि और राजगीर के मायोजी मंदिर में जापानी भाषा में बौद्ध धर्म से जुड़ी पांडुलिपियां। वहीं औरंगाबाद में 1200 वर्ष पुरानी अरबी भाषा में कुरान शरीफ की प्रति और औरंगाबाद में ही 450 वर्ष पुरानी जो है 1181 पृष्ठ की पुस्तक तुराफातुल फुखा। तो ये सब कुछ पांडुलिपियां जो है चिन्हित की गई हैं। वैभव सूर्यवंशी के बारे में कुछ यहाँ पर दिया हुआ, काफी वो न्यूज में रहते। 15 वर्ष की भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए अपने तूफानी बल्लेबाजी से कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। उसमें जो है पावर प्ले के नए किंग के रूप में उभरे हैं कि वैभव ने आईपीएल 2026 के एक सीजन में के पावर प्ले में कुल 521 रन बनाकर जो है डेविड वार्नर का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और वे T20 क्रिकेट में पावर प्ले में 500 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज जो है बन गए हैं। साथ ही जो है उनके द्वारा T20 सीजन में 65 से अधिक छक्के लगाकर किस गेल को रिकॉर्ड को भी वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा है। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। नेक्स्ट है कि महिला ई वाहन सब्सिडी। तो बिहार सरकार ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति जो 2026 में लाई गई है, उसके तहत महिलाओं को ई वाहन खरीदने पर भारी सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसके लिए आवेदन स्टार्ट हो गया है। तो ई वाहन में सब्सिडी का विवरण क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर महिलाओं को 1 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं ई बाइक और स्कूटी लेने पर जो है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने पर 12,000 तक का अनुदान दिया जाएगा। वहीं इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लेने पर SC/ST वर्ग की महिलाओं को 60,000 तक और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 50,000 तक की सहायता दी जाएगी। और बिहार में खरीदे गए और रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन टैक्स में 50% की छूट भी दी जाएगी। तो ये नई जो है बिहार इलेक्ट्रिक संशोधन नीति में महिलाओं के लिए ये छूट का प्रावधान जो किया गया है। साथ ही जो है सामान्य वर्ग के पुरुषों को केवल 2 व्हीलर पर 10,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन उन्हें ई कार पर सब्सिडी का कोई लाभ जो है नहीं मिलेगा। कैदी पेट्रोल पंप योजना। बिहार की सम्राट सरकार ने, यानी सम्राट चौधरी की सरकार की बात की जा रही है, जेल सुधार और कैदियों के पुनर्वास की एक नई योजना तैयार की है, जिसके तहत जेल की खाली जमीन पर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे और इनका पूरा संचालन अच्छे आचरण वाले कैदियों द्वारा किया जाएगा। योजना का उद्देश्य क्या है कि कैदियों को रोजगार प्रशिक्षण देना और उन्हें मुख्य धारा में वापस लाना है, ताकि सजा पूरे होने के बाद वे आत्मनिर्भर बन सके। पहला पेट्रोल पंप जो है कहाँ बनाया जाएगा, तो इस पहल की शुरुआत के लिए पूर्णिया केंद्रीय जेल को चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ इंटरेस्टिंग भी है और बीपीएससी कभी कभी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है पूछता है। तो कैदियों के द्वारा संचालित पहला पेट्रोल पंप कहाँ स्टार्ट होगा, तो वो पूर्णिया केंद्रीय जेल में स्टार्ट होगा। राज्य की कारा विभाग ने इसे धरातल पर उतारने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से समझौता करने का निर्णय लिया है। डोभी औद्योगिक कॉरिडोर। अमृतसर से कोलकाता को जोड़ने वाली जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना है, उसके तहत गया जिले के डोभी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के निकट जलाशय का निर्माण किया जाएगा। ये जो डोभी औद्योगिक कॉरिडोर है, और इस योजना पर 428 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस 2027 के अंत तक जो है इसे पूरा करने का लक्ष्य है। जो जलाशय परियोजना है, ये जलाशय निर्माण के लिए लीलाजन नदी का जो है, जो कि वर्षा आधारित नदी है, इसका जो है प्रयोग किया जाएगा, जिसमें कि यहाँ नदी के बाईं ओर लीलाजन सिंचाई योजना है। घोड़ाघाट के समीप लीलाजन सिंचाई योजना की मुख्य नहर को लाइनिंग कर उसकी जल वहन क्षमता को बढ़ाकर अतिरिक्त उपयोग के अनुरूप इसे किया जाएगा। तो लीलाजन नदी का जो है इसमें प्रयोग किया जाएगा और इससे 40 दिनों तक नदी से पानी लेकर जलाशय में पूरे वर्ष के लिए जल संचय किया जा सकेगा।
तो लीलाजन नदी को आप ध्यान रखेंगे कहाँ है, तो ये गया के डोरी क्षेत्र में है। नेक्स्ट है कि बिहार में एआई आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर बनेगा। 25 मई 2026 को बिहार का साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर जो कि 1930 रखा गया है, जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित होगा। इससे कॉल सेंटर पर साइबर अपराध और ठगी से जुड़ी शिकायत वर्तमान के मुकाबले काफ़ी कम समय में दर्ज हो सकेंगी। वहीं नई व्यवस्था में कार्रवाई में लगने वाला जो समय घटेगा, पीड़ितों को गोल्डन आवर का फायदा मिलेगा। तो बिहार में एआई आधारित देश का पहला जो है साइबर कॉल सेंटर 1930 के रूप में जो है बनाया गया है। और बिहार में संभवतः देश के पहले एआई आधारित साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर को अगले 3 से 4 महीने में तैयार कर लिया जाएगा। सीबीएसई माध्यमिक कक्षा तक मैथिली विषय को मान्यता। 24 मई 2026 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में प्रदान करने की मान्यता दी गई है। और सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कोर्स में मैथिली को सम्मिलित कर लिया है। नया पाठ्यक्रम सीबीएसई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो अनुशंसा की गई थी उसी के आलोक में कक्षा 1 से माध्यमिक कक्षा तक मातृभाषा मैथिली को शिक्षण का माध्यम बनाया जाएगा। तो ये किसके द्वारा किया गया है, सीबीएसई के द्वारा जो है भी किया गया है। नेक्स्ट है कि नालंदा में चावल मिल तथा कैमूर में इथेनॉल प्लांट लगेगा। नालंदा में चावल मिल और कैमूर में इथेनॉल प्लांट 20 मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के तहत उद्योग विभाग द्वारा 2 बड़ी परियोजनाओं को लगाया जाएगा। नालंदा और कैमूर जिलों में 161.63 करोड़ रुपए के निजी पूंजी निवेश वाली 2 बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रशासनिक स्वीकृति दी है, जिससे जो है दोनों इकाइयों के लिए कितना करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। पहले प्रस्ताव में मेसर्स पटेल वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को जो है बेन के अरावन जो कि नालंदा में के क्षेत्र में है 960 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता की पार वाइल्ड राइस उत्पादन इकाई लगाने की जो है मंजूरी दी गई है। इसमें 88.1 रुपए के निजी पूंजी निवेश होगा, जिसमें 185 कुशल और जो अकुशल जो कामगार हैं उनको सीधा रोजगार मिलेगा। तो 2 प्रस्ताव है, नालंदा में चावल मिल का और कैमूर में इथेनॉल प्लांट का। तो नालंदा में जो पूंजी निवेश होगा वो होगा 88.18 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसी तरह जो है मेसर्स ईएससी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कैमूर के कुदरा में जो है अनाज आधारित 60 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता का इथेनॉल प्लांट और 2 मेगावाट बिजली का को जनरेशन पावर प्लांट लगाएगा। इस परियोजना में से 73.45 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 93 लोगों को प्रत्यक्ष नियोजन यानी कि रोजगार मिलेगा। ब्रांड बिहार पहल क्या है, तो 20 मई 2026 को राज्य में निवेश की स्थिति और छवि को मजबूत करने और प्रगतिशील पहचान बनाने के लिए राज्य सरकार ने ब्रांड बिहार पहल की शुरुआत की है। यानी ब्रांड बिहार का गठन राज्य भर में हो रही वास्तविक प्रगति, विकासात्मक कार्यों, संस्थागत सुधारों, उद्यमिता, नवाचार, सांस्कृतिक विरासत और आम नागरिकों द्वारा लाए जा रहे सकारात्मक बदलावों को तथ्यों के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। यह पहल मुख्य सचिव के नेतृत्व में कार्य करेगा। नेक्स्ट है कुटीर ज्योति योजना। तो कुटीर ज्योति योजना बिहार राज्य सरकार जो है कुटीर ज्योति योजना के तहत 10 लाख गरीब परिवारों बीपीएल के घरों में मुफ्त सोलर पावर प्लांट स्थापित कर रही है। तो ये मुफ्त सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना है, वो भी 10 लाख जो है बीपीएल परिवार में। मई 2026 में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस योजना जो कि केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है उसके साथ इसको एकीकृत करके क्रियान्वयन को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। इसमें जीविका दीदियों की भागीदारी को भी लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान को सफल बनाने और लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी जीविका समूह की महिलाओं यानी दीदियों को जो है सौंपा गया है कुटीर ज्योति योजना को लागू करने के लिए। दुर्लभ खनिजों के 14 ब्लॉक की नीलामी। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि खनिज कहाँ कहाँ मिले हैं, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन बीपीएससी बनाता है खनिज से रिलेटेड। राज्य में दुर्लभ खनिजों का भंडार मिला है, इसमें से 14 ब्लॉक की नीलामी जल्द होगी। इन खनिजों में पैलेडियम, टाइटेनियम, ग्लूकोनाइट, कोबाल्ट और अन्य कुछ खनिज है।
तो कहाँ कहाँ मिला है? बांका जिले में कोबाल्ट मिला है, नवादा जिले में वैनाडियम युक्त मैग्नेटाइट और इल्मेनाइट का मिला है, तो उसी में ये खनन ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। रोहतास जिले में ग्लॉकोनाइट मिला है, तो यहाँ पे ग्लॉकोनाइट के 3 ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। तो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इम्पॉर्टेंट है कि किस जिला में कौन सा खनिज मिला है। तो बांका में कोबाल्ट, नवादा में वैनाडियम युक्त मैग्नेटाइट और इल्मेनाइट और रोहतास में ग्लॉकोनाइट। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई MSTC ने इनके लिए खनन बोलियां आमंत्रित की है और 20 मई के बाद नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। तो अगर क्वेश्चन डिटेल में बनाना होगा तो ये बना सकता है कि दुर्लभ खनिजों के 14 ब्लॉक की भी हाल ही में नीलामी की गई है, तो इसके लिए जो है किसके द्वारा जो है ये निविदा आमंत्रित की गई है, किस कंपनी के द्वारा? तो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है MSTC, उसके द्वारा ये निविदा आमंत्रित की गई है। वहीं भागलपुर के बटेश्वर स्थान में दुर्लभ मृदा तत्व जो सहित जो रेयर एलिमेंट होते हैं सहित क्रोमाटाइट के भंडार की संभावना है। तो भागलपुर के बटेश्वर स्थान में क्या मिला है? तो दुर्लभ मृदा तत्व मिला है और क्रोमाइट मिला है। वहीं जमुई जिले के सोनो क्षेत्र में सोने के भंडार होने के संकेत मिले हैं और बांका जिले के पिंडारक क्षेत्र में तांबे के भंडार मिले। गौरतलब है कि REN जो दुर्लभ मृदा तत्व है 17 प्राकृतिक खनिज तत्वों का ये समूह है, जो कि कहाँ मिला है? भागलपुर में मिला है। तो आप सारे क्षेत्र में कौन सा खनिज मिला है वो याद रखेंगे। भागलपुर में जो है क्या मिला है? दुर्लभ मृदा तत्व के साथ क्रोमाइट, वहीं जमुई जिला में सोना, बांका जिले में तांबा। नेक्स्ट करेंट अफेयर से सहयोग शिविर 19 मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सारण जिले के सोनपुर प्रखंड स्थित डुमरी बुजुर्ग पंचायत में सहयोग शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। लोगों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन को लेकर राज्य के सभी 38 जिलों में सहयोग शिविर शुरू हुआ है। तो सहयोग शिविर कहाँ शुरुआत किया गया है? तो सारण जिले में स्टार्ट किया गया है और वो भी जो है किस लिए स्टार्ट किया गया है? ताकि लोगों की जो भी समस्याएं होती हैं उसका त्वरित निष्पादन किया जा सके और ये जो है राज्य के सभी 38 जिलों में सहयोग शिविर स्टार्ट किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, जो कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा जो है इसका विधिवत शुभारंभ किया गया है। तो ये पूछने की अधिक संभावना है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। इसमें होगा क्या सहयोग शिविर के माध्यम से कि जो भी आवेदक अपनी समस्या लेकर आएंगे तो सरकार ने सभी आवेदकों की समस्याओं का निष्पादन अधिकतम 30 दिनों में किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं होने पर 31वें दिन जो भी संबंधित पदाधिकारी होंगे उनको निलंबित कर दिया जाएगा। तो ये है सहयोग शिविर। सहयोग शिविर का आयोजन हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को होगा। मुख्यमंत्री ने 11 मई को सहयोग पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 1100 जारी किया था, जिसके माध्यम से भी लोग सीधे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो यह सहयोग शिविर के माध्यम से सहयोग पोर्टल और सहयोग शिविर के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 1100। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 12 मई 2026 को भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के तहत विशेष श्रेणी पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में बिहार के सीतामढ़ी जिले के वथनाहा प्रखंड स्थित महुआवा ग्राम पंचायत ने क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड श्रेणी में पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं जो है महुआवा पंचायत को यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन और सौर ऊर्जा के उपयोग की दिशा में किए गए शानदार कार्यों के लिए दिया गया है। तो आप महुआवा ग्राम पंचायत को याद रखेंगे, दिया गया है इसको राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में तीसरा स्थान मिला है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 12 मई 2026 को जारी आधिकारिक पत्र के मुताबिक इस विशेष श्रेणी की सूची में पूरे बिहार में केवल महुआवा पंचायत का ही चयन हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और राष्ट्रीय सूची में हालांकि हम देखें पूरे ओवरऑल में तो आंध्र प्रदेश की एक पंचायत को प्रथम स्थान, जबकि महाराष्ट्र और उड़ीसा की पंचायतों को संयुक्त रूप से जो है दूसरा स्थान मिला है। तो आप तीसरे स्थान में बिहार को याद रखेंगे, बिहार को तीसरा स्थान मिला, पहला स्थान आंध्र प्रदेश को, दूसरा स्थान महाराष्ट्र उड़ीसा को मिला है। नेक्स्ट है कि हाजीपुर देश का तीसरा निपटेम। हाजीपुर बिहार के हाजीपुर में देश के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, जिसको कि हम शॉर्ट में निपटम कहेंगे, उसकी स्थापना की जाएगी। वहीं देश का पहला निपटम कहाँ बना है? तो हरियाणा के सोनीपत के कुंडली में स्थापित किया गया था, जबकि दूसरा संस्थान तमिलनाडु के तंजावुर में है। वहीं बिहार में ये तीसरे संस्थान को जो है मंजूरी मिली है।
निफ्टम है क्या? तो निफ्टम जो है उद्योग मंत्रालय के अधीन संचालित उच्च शिक्षा संस्थान है, जहाँ की 4 वर्षीय बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक, 2 वर्षीय एमटेक और पीएच डिग्री ये प्रदान करता है। और यह खाद्य कृषि व्यवसाय प्रबंधन पर एमबीए पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। तो ये बिहार के हाजीपुर में जो है स्टार्ट किया गया है। अगला करंट अफेयर्स है कि सहयोग पोर्टल। तो 11 मई 2026 को आम लोगों की शिकायतों के तुरंत निष्पादन से संबंधित सहयोग पोर्टल का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुभारंभ किया। पोर्टल बिहार सरकार का ये रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है। यहाँ पे जनता की शिकायतों के समय पर पारदर्शी और जवाबदेही पूर्ण निवारण को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। यह नागरिकों को एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से शिकायतें दर्ज करने, स्थिति की जानकारी प्राप्त करने, रिमाइंडर भेजने और प्रतिक्रिया देने में ही सक्षम बनाएगा सहयोग पोर्टल। अगला करंट अफेयर्स है कि बिहार ग्रामीण बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ने में देश में अव्वल। ग्रामीण बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ने में बिहार को देश में अव्वल स्थान मिला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 10 मई को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भेरुंदा में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में ग्रामीण कार्य विभाग को इसके लिए राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च सम्मान मिला है। वहीं राष्ट्रीय रैंकिंग में मध्य प्रदेश को दूसरे तथा उड़ीसा जो है बसावटों के साथ तीसरे स्थान पर है। बिहार को किसमें स्थान मिला है? तो बिहार को प्रथम स्थान मिला है ग्रामीण बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ने में जो है बिहार को प्रथम स्थान मिला है। और ये राष्ट्रीय समारोह कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। बिहार का पहला ग्रीन टेक हॉर्टिकल्चर कॉन्क्लेव कहाँ से आयोजित हुआ है? तो पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन बिहार सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत बागवानी निदेशालय द्वारा किया गया है। इस कॉन्क्लेव की थीम थी परंपरा से प्रगति तक। तो जो ग्रीन टेक हॉर्टिकल्चर कॉन्क्लेव हुआ, इसका थीम है परंपरा से प्रगति तक। इसका उद्देश्य ये रहा इस कॉन्क्लेव का कि किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों से परिचित कराना, उनकी उत्पादकता को बढ़ाना और नवाचार के माध्यम से यानी इनोवेटिव तरीके से जो है उनकी आय में वृद्धि हो सके, ऐसा जो है कुछ उनको रास्ता बताना। नेक्स्ट है कि बिहार मंत्रिमंडल में निशांत कुमार शामिल। तो ये निशांत कुमार कौन है? 7 मई 2026 को पटना के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में वाली एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत सहित 32 नए मंत्रियों ने जो है ये शपथ ली। निशांत को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है। और उल्लेखनीय कि वर्तमान में निशांत विधानमंडल के हालांकि किसी भी उस सदन के वो सदस्य नहीं थे, उनको जो है सौंपा गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है। सीएम हाउस का नया नाम अब होगा लोक सेवक आवास। 6 मई 2026 से मुख्यमंत्री आवास का नया नाम अब लोक सेवक आवास हो गया है। वियतनाम के राष्ट्रपति का बिहार दौरा भी हाल ही में हुआ है। 5 मई 2026 को समाजवादी गणराज्य जो वियतनाम है उसके राष्ट्रपति तो लाम का 1 दिवसीय दौरा बोधगया हुआ। बोधगया वो पहुंचा और उन्होंने भगवान बुद्ध के पवित्र बोधि वृक्ष को ध्यान नहीं लगाया। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अभी जो है वियतनाम के राष्ट्रपति बिहार आए, तो उनका नाम क्या था? तो लाम उनका नाम है और अभी हाल ही में बिहार के बोधगया में आए हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि बरौनी एनटीपीसी को सेफ्टी कल्चर में गोल्ड। बरौनी एनटीपीसी को इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित ओएसए एंड ई एक्सीलेंस अवार्ड 2026 में पावर जनरेशन सेक्टर कंस्ट्रक्शन कैटेगरी के तहत सेफ्टी कल्चर के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोल्ड अवार्ड कहाँ हुआ है? तो मुंबई में आयोजित हुआ है। 30 अप्रैल 2026 को हुआ है। तो बरौनी एनटीपीसी को दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। बरौनी एनटीपीसी को सेफ्टी कल्चर में गोल्ड अवार्ड दिया गया है। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो यह पुनपुन के डुमरी में ये बनेगा और इसी कैंपस में जो है केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लैब भी होगी। सरकार ने डुमरी में 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण की स्वीकृति इसके लिए दे दी है। तो अगर पूछा जाएगा कि बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो पुनपुन के डुमरी में बनेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा? तो ये नई फॉरेंसिक लैब बनने से डीएनए जांच करना हो या फिंगरप्रिंट विश्लेषण करना हो, साइबर क्राइम जांच करना हो या फिर ड्रग्स और विस्फोटक जांच जैसी सुविधाएं जो है सभी एक ही जगह उपलब्ध हो सकेगी ये फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय बनने से। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिहार के लिए, बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कि रोहतास के पीयूष ने जूनियर एथलेटिक्स में जीता रजत पदक। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की ओर से बेंगलुरु में आयोजित 24वीं जूनियर
नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के पीयूष राज ने 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर बिहार का जो है नाम रोशन किया है। 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, तो ये 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप है क्या, तो बिहार सरकार ने राज्य के नियोजित शहरीकरण के लिए, शहरीकरण का जो एक तरह से प्लान्ड वे में शहरीकरण किया जा सके, इसी के लिए 22 अप्रैल 2026 को आयोजित कैबिनेट बैठक में 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास को मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि अभी हाल ही में जो है नियोजित शहरीकरण के लिए कितने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास को मंजूरी दी गई है, तो 11, 12, 13 कुछ भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की मंजूरी दी गई है। यह जो है दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर बनेगा। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर बसने वाले इन शहरों का उद्देश्य मूल शहरों से भीड़भाड़ कम करना और आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। और 11 जो सैटेलाइट शहर बनेंगे उनके मतलब कि यहाँ पर नाम दिया हुआ है कि ये पाटलिपुत्र नाम से बनेंगे, जो कि पटना के आसपास बनेंगे। हरिहरनाथपुरम, मगध जो है, मिथिला, विक्रमशिला, सारण, सीतापुरम, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, ये सब जो है 11 सैटेलाइट शहरों के नाम है। और किन शहरों के आसपास जो ये बनेगा वो ब्रैकेट में दिया हुआ है। और इस टाउनशिप का निर्माण जो है लैंड पूलिंग मॉडल के तहत किया जाएगा। लैंड पूलिंग मॉडल के तहत इस टाउनशिप परियोजना का जो है निर्माण किया जाएगा। डीआरडीओ मेगा प्रदर्शनी अभी कहाँ लगाई गई है, तो डीआरडीओ मेगा प्रदर्शनी जो है अभी लगाई गई है मोतिहारी में, जो कि 15 से 18 अप्रैल को मोतिहारी में जो है डीआरडीओ की प्रदर्शनी हुई। और इसका थीम क्या रखा गया, शांति, सत्य और विज्ञान का संगम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर। और इस मेगा प्रदर्शनी का डीआरडीओ के द्वारा जो मेगा प्रदर्शनी लगाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, तो स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन और युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। बेगूसराय में पोषण पखवाड़ा का आयोजन, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि पोषण पखवाड़ा का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया है, तो बेगूसराय में किया गया है। 16 अप्रैल 2026 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पोषण जागरूकता अभियान के तहत बिहार के बेगूसराय में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, इस अभियान में मातृ एवं शिशु पोषण, एनीमिया की रोकथाम और संतुलित आहार अपनाने जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया इस पोषण पखवाड़ा में। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा एवं राज्यसभा की सदस्यता, तो अभी जो देखने को मिला, एनडीए की बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारी जीत के बाद जो है नीतीश कुमार की 10वीं बार मुख्यमंत्री पद संभालने के कुछ महीनों बाद ही उन्होंने राज्यसभा की भी सदस्यता ले ली। इसके बाद 14 अप्रैल 2026 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कब दिया है, 14 अप्रैल 2026 को। और नीतीश कुमार जो है बिहार में लगभग 20 वर्ष तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यसभा की सदस्यता लेने वाले नीतीश कुमार भारत के पहले व्यक्ति हैं। जब वो राज्यसभा की सदस्यता ले रहे थे तब वो जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर ही थे। बाद में हालांकि उन्होंने जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया 14 अप्रैल 2026 को। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी जो कि भाजपा से हैं, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद की जो है शपथ ली और स्वतंत्रता के बाद वे बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने हैं। और उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, दोनों जो है जदयू से हैं। नेक्स्ट है कि मखाना में नवाचार के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को मखाना वैल्यू चेन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026 मिला है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है, तो IOD के द्वारा दिया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका चयन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय ज्यूरी द्वारा किया गया था। और 4 अप्रैल के जारी पत्र में इसकी आधिकारिक सूचना दी गई। बिहार पुलिस प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर पुरस्कार से जो सम्मानित, बिहार पुलिस को जो है अभी प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। 1 अप्रैल 2026 को बिहार पुलिस को उनके समग्र प्रदर्शन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के समर्पण के लिए प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। ये जो सम्मान है प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुरस्कार, जिसे कि निशान भी कहा जाता है, भारत में किसी भी पुलिस संगठन को असाधारण सेवा और बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस वर्ष बिहार के अलावा ओडिशा और सिक्किम
के पुलिस वालों को भी इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। यानी सिर्फ बिहार को नहीं मिला, उड़ीसा और सिक्किम को भी मिला है। हालांकि जो है विशेष बैज, इस सम्मान के तहत बिहार पुलिस को एक विशेष ध्वज यानी कि विशेष बैज प्रदान किया गया है, जिससे कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक सभी पुलिसकर्मी अपनी वर्दी की बाईं आस्तीन पर पहनेंगे। तो ये जो है बिहार के लिए अचीवमेंट है। नेक्स्ट है कि बिहार में बनेंगे 4 नए एयरपोर्ट। तो कहाँ कहाँ बनेंगे? तो 26 मार्च 2026 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उड़ान योजना, किस योजना के तहत? उड़ान योजना 2.0 को मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत देश भर में 100 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिसमें से 4 एयरपोर्ट बिहार के लिए मंजूर किए गए हैं। एयरपोर्ट गोपालगंज के सबैया में, बेगूसराय के उलाव में, भागलपुर और छपरा में बनाए जाएंगे। और अभी वर्तमान में राज्य में 4 एयरपोर्ट हालांकि पूरी तरह से चालू हैं। इसके अलावा 2 और हवाई अड्डा बिहटा और मुजफ्फरपुर के पताही में जो है अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है। अब 4 और प्रस्तावित एयरपोर्ट के साथ ही बिहार में कुल 10 एयरपोर्ट हो जाएंगे। और क्या फैक्ट दिया हुआ है कि इसके साथ ही बिहार सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट के मामले में देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल हो जाएगा। जब 10 एयरपोर्ट हो जाएंगे उसके बाद की बात हो रही है कि टॉप 3 राज्य में शामिल हो जाएगा एयरपोर्ट के मामले में। फिलहाल सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद जो है महाराष्ट्र का नंबर है। नेक्स्ट बिहार दिवस, यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर साल रहता है। बिहार दिवस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। हाँ, बिहार दिवस 22 मार्च को जो मनाया जाता है, तो इस बार का बिहार दिवस का 114वां स्थापना दिवस रहा के रूप में मनाया गया, क्योंकि इसलिए 114वां स्थापना दिवस है क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार अलग प्रांत बना था। तो उस 1912 से अभी तक बिहार के लिए 114वां स्थापना दिवस है। और इस वर्ष बिहार दिवस का थीम क्या था? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, जो राज्य के विकास, समावेशी प्रगति, शिक्षा, तकनीक और सांस्कृतिक विरासत पर केंद्रित थी। साथ ही बिहार दिवस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पटना में हुआ और इसका उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा 22 मार्च को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ जो है इस समारोह का उद्घाटन किया गया था। तो आप थीम को याद रखेंगे, थीम अक्सर पूछा जाता है। निषेध और राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो एक विशेष कमान जो है स्थापित किया गया है। और ये कब स्थापित किया गया, इसका शुभारंभ कब किया गया? तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मार्च 2026 में पटना के सरदार पटेल भवन में आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन के दौरान आधिकारिक तौर पर निषेध और राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो का शुभारंभ किया गया था। और इसका काम रहेगा कि जो राज्य में 2016 से शराबबंदी लागू की गई है उनकी कमियों को दूर करना के लिए जो है वो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के बजाय बड़े पैमाने पर चलने वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं की गहन निगरानी की जाएगी। इसके लिए निषेध और राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की जो है एक विशेष कमान उनकी शुरुआत की गई है। निफ्ट पटना में स्पेक्ट्रम 2026 का आयोजन 12 से 14 मार्च 2026 तक जो है जो फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट है वह निफ्ट पटना में वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव स्पेक्ट्रम 2026 का आयोजन हुआ। तो स्पेक्ट्रम 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो निफ्ट पटना में हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है स्पेक्ट्रम 2026 का? इसका उद्देश्य युवा डिजाइनरों की प्रतिभा को मंच प्रदान करना और बिहार की समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा परंपरा को बढ़ावा देना है। और निफ्ट की स्थापना जो है जून 2008 में हुई थी, चूँकि निफ्ट पटना में किया गया है इसलिए निफ्ट का यहाँ पे फैक्ट दे दिया था। बिहार राज्यसभा चुनाव के बारे में क्या है कि 16 मार्च 2026 को घोषित परिणामों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने राज्यसभा के सभी 5 सीटों पर जो है जीत दर्ज की। और इसमें विजेता बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार जो है ये लोग विजयी हुए। ऐतिहासिक संदर्भ एक दिया हुआ है कि राज्य में 1 दशक के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था। पिछला मतदान 2014 के उपचुनाव में हुआ था। और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। क्योंकि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री राज्यसभा के सदस्य बने हैं तो आप राज्यसभा चुनाव और राज्यसभा से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है पॉलिटी में उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। बिहार के 43वें राज्यपाल सैयद अता हसनैन, लेफ्टिनेंट जनरल ये सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन बिहार के 43 नंबर के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। उन्हें 14 मार्च 2026 को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति संगम कुमार शाह द्वारा पटना के लोक भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य का चीफ जस्टिस जो है शपथ दिलाता है। तो इनको शपथ कौन दिलाया था? तत्कालीन जो है चीफ जस्टिस
जस्टिस संगम कुमार शाह के द्वारा शपथ दिलाया गया था। और पिछले राज्यपाल यानी कि सैयद अता हसनैन से पहले राज्यपाल कौन थे? 42वें आरिफ मोहम्मद खान थे। और सैयद अता हसनैन बिहार के पहले सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी हैं जो राज्यपाल बने हैं, यानी ये भारतीय सेना से आते हैं और इस तरह से वो पहले इससे सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी बन गए हैं जो कि राज्यपाल बने हैं, इसलिए इनका नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी तक हमने जो भी फैक्ट्स पढ़ा उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू है, मई 2026 में शुरू ब्रांड बिहार पहल किसके नेतृत्व में कार्य करेगा? तो ये ब्रांड बिहार पहल जो हमने पढ़ा कि बिहार में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड बिहार पहल की शुरुआत की गई है और ये जो है मुख्य सचिव के नेतृत्व में कार्य करेगा। ए नंबर आंसर। 19 मई 2026 को सहयोग शिविर का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो सहयोग शिविर का शुभारंभ जो है ये किया गया है सारण जिले में। डी नंबर आंसर हो जाएगा। तीसरा है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में बिहार के किस पंचायत ने पूरे देश में क्लाइमेट एक्शन स्पेशल अवार्ड में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ये जो है महुआवा पंचायत ने क्लाइमेट एक्शन स्पेशल अवार्ड में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, वो भी पूरे देश में। बिहार में देश का तीसरा निपटेम कहाँ खुलेगा? तो ये हाजीपुर में खुलेगा। डी नंबर आंसर। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो ये पुनपुन के डुमरी में बनेगा, अभी हमने पढ़ा था। अप्रैल 2026 में DRDO की मेगा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये मोतिहारी में हुआ है। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया? तो बिहार की पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया। 22 मार्च 2026 को बिहार दिवस के रूप में राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 114वां बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया है। अप्रैल 2026 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया? तो पोषण पखवाड़ा का आयोजन बिहार के बेगूसराय में किया गया है। बिहार का कौन सा जिला इंस्पायर्ड अवार्ड योजना में देश का शीर्ष नवाचार जिला बना है? तो ये मुजफ्फरपुर बना है। मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये पटना में हुआ है। सी नंबर आंसर। बिहार में मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल्स का उद्घाटन कब हुआ? तो 18 दिसंबर 2025 को जो है उद्घाटन हुआ है। इनमें से किसे 5 दिसंबर 2025 को इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मनीष मंडल को नियुक्त किया गया है। सी नंबर आंसर। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये राजगीर में आयोजित हुआ है। निम्न में से किस जिले में बिहार सरस मेला का आयोजन हुआ है? तो बिहार सरस मेला का आयोजन जो है पटना में हुआ है। डी नंबर आंसर। 24 मई 2026 को CBSE ने किस भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता प्रदान करने का काम CBSE के द्वारा किया गया है। बिहार के साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर का नंबर कितना है? 1930 है। 1930। 5 जून 2026 को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मीनाक्षी मोहन राय को जो है नियुक्त किया गया है। 18वीं बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र प्रसाद यादव को जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। बिहार के किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो ये 2029 तक जो है बिहार के किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा, ये 2029 तक लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2025 में बिहार के किस उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया? तो स्टोन आर्ट को जो है GI टैग प्रदान किया गया है। तो इस तरह से हमने जो भी टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड MCQ को सॉल्व कर लिया है। आगे के टॉपिक पढ़ने के बाद हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।